हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी के एसएफएम के पेपर्स अच्छे रहे होंगे एंड इन आवर सीरीज ऑफ रिवाइजिंग द क्वेश्चंस दिस इज अ super quick revision video wherein we will be covering the RTP for November 2020. We did something similar in FR. We got really good feedback. It helped a lot to the students because कई सारे questions हम सब जानते हैं past 3 RTP and latest MTP से आते हैं. So I thought that since we already have so much of content of revision already shared, let's revise the questions. And what best place to kind of look up to the questions is the institute material. RTP November 2020, we had 20 odd questions, including the MCQs, integrated MCQs, and the descriptive questions. We will spend short time on every question, quickly telling you question क्या है, and then explaining कि इसमें कौन सा ऐसे clause section लगेगा, एंड उसके अंदर आपको कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है जो नोट करना पड़ेंगे, प्लस गिविंग माई इंपॉर्टेंट मार्किंग्स एज टू व्हाट डू आई फील पर्टिकुलरली इज इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर पेपर. तो ये हमारा आरटीपी नवंबर 2020 का अवेलेबल है. यू कैन बेसिकली लुक, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग इट, अदरवाइज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आप ले सकते हो. मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखे. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन. सबसे पहले हमारे पास एक इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो है जिसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको दी गई है. बेसिकली मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस एक बार क्विकली देख रखे हैं और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मार्क कर रखे हैं सो दैट वी कैन सेव अ लिटिल बिट ऑन द टाइम साइड. क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि एक वेबसाइट बनाई है पुश टेक्नोलॉजी से जो कि सही नहीं है. फर्म का नाम में पार्टनर्स के नाम दिए हैं जो ठीक है, पर क्लाइंट के नाम दे दिए हैं जो कि गलत है. इसके अलावा टैक्स ऑडिटर अपॉइंट किया गया है और हमने ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद रियलाइज़ हुआ प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं किया है तो बाद में कम्युनिकेट किया, ये भी ठीक नहीं है. मैनेजमेंट सर्विसेज और अदर सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी हम एडवाइस करते हैं हमारे क्लाइंट्स को. मिस्टर तारक कोई एक स्टूडेंट है और काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट के नॉलेज से और उसने कोचिंग लगा ली है हमारे सीए से. इसके अलावा हम XYZ का स्टार्ट ऑडिट कंडक्ट करते हैं एंड XYZ को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो उन्होंने IA को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया और बोला है कि डायरेक्ट असिस्टेंस दे दीजिए किससे रिलेटेड मैटर पे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के इवैल्यूएशन पे, जो कि गलत है. ऐसे 610 साफ कहता है कि यू कैन टेक डायरेक्ट असिस्टेंस बट नॉट ऑन मैटर्स जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क है या सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं. देन he also seeks direct assistance in assembling information relating to exceptions of confirmation response. external confirmation में जो जो exception है उसके बारे में हमें फर्दर मेहनत कराने के लिए हम इंटरनल ऑडिटर की मदद लेना चाहते हैं जो कि एक्सेप्टेबल है. इंटरनल ऑडिटर से क्या जीएसटी ऑडिट किया जा सकता है, ये भी हमारे सामने एक सवाल है. तो सबसे पहले इसके ऊपर बेस 5 क्वेश्चन पूछे गए. पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट असिस्टेंस हम सीए से किस चीज़ का ले सकते हैं. तो आप सिंपली कहेंगे कि यू कैनॉट आस्क फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर इवैल्यूएटिंग एस्टिमेट, however we can ask for assistance for resolving exception. तो पहला ही सही आंसर है. then CS is guilty of professional misconduct for providing private tutorship to Mr. तारक. तो नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टाइम दिया गया है that is less than 25 hours in a week. तो that is why हम कहेंगे कि he is guilty और not guilty. तो I will say he is not guilty, not guilty, not guilty. 25 घंटे 25 घंटे 25 hours, तो it is 25 hours in a month, in a month, in a week, in a week, and regulation is 198 not 192. तो डी ऑप्शन हो गया. आई होप आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है द वे वी आर काइंड ऑफ क्विकली गोइंग थ्रू इट, जस्ट इन केस ऐसा सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको एकदम से क्लिक करेगा. बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वाई सेंड अ रजिस्टर्ड पोस्ट. अब नहीं चलेगा दोस्त, आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले अप्रूवल लेना चाहिए था या कंडीशनल एक्सेप्टेंस देना चाहिए थी. आपने एक्सेप्ट करने के बाद रियलाइज़ किया है, अब आप रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यूज से भी अगर क्या करते हैं एक्सेप्टेंस इनफैक्ट कंफर्मेशन ले लेते हैं तो भी बात नहीं बनेगी. यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ नॉट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर इन राइटिंग. तो इसके ऊपर क्लॉज आपका कौन सा लगेगा. तो पहले क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू द सीए एक्ट में ये गिल्टी है क्या, तो पहला बोल रहा है नॉट बी गिल्टी. हम बोलेंगे भाई ये तो गिल्टी है, तो गिल्टी में Clause 8, Part 1, first schedule will be held guilty of professional misconduct since he has accepted tax audit without first communicating with previous auditor in writing. So this is basically going to be the answer. ये first schedule है, ये second है, second गलत है, first ही है. In view YS and associate whether CIA is eligible to undertake goods and service tax audit. ये start audit है तो ये eligibility नहीं आएगी, तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये not eligible है.
वेबसाइट हमने जो डिज़ाइन करी है उसमें क्या कंप्लायंस है, तो हम बोलेंगे गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ऑफ द फर्म दिए हैं वो तो ठीक है, मेजर क्लाइंट डिस्प्ले की है और उसका कोई रिक्वायरमेंट रेगुलेटर की नहीं थी, ये आपने गलत कर दिया। नेम ऑफ पार्टनर पुल रिक्वेस्ट पे दिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम इज बेसिकली क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस थे, नथिंग मच। नेक्स्ट आते हैं अब। ANS and associate have been appointed as statutory auditor of Delco, which is a listed company for 1920, जो शूज़ बनाती है। इसकी दो सब्सिडरी है, एक का नाम है सोल लिमिटेड जो सोल्स बनाती है, एंड एक का नाम है सॉकर लिमिटेड जो बच्चों के शूज़ बनाती है। सोल और सॉकर दोनों के ऑडिटर हैं XYZ, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिपेयर किए जाते हैं। और कंसोलिडेशन हमने सोल के साथ किया है, लेकिन सॉकर के साथ जिसे हमने करंट ईयर में एक्वायर किया था नहीं किया है, क्योंकि फेयर वैल्यू अभी तक असर्टेन नहीं हुई है। ये तो सही बात नहीं है, आपको प्रोविजनल बेसिस पे कर लेना था, और बाद में फिर इंडेस अलाउ करता है कि एक साल के अंदर अंदर फेयर वैल्यू जैसे एस्टिमेट हो आप रेट्रोस्पेक्टिवली उसे रीस्टेट कर सकते हो, बट आपको कंसोलिडेशन तो सॉकर के साथ भी करना होगा। आगे, फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2020। नॉन कंसोलिडेशन की ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना चाह रहे हैं। ऑडिटर मैनेजमेंट से ये भी मान रहा है कि नॉन कंसोलिडेशन के रीजंस वो नोट्स में दे दें। साथ ही साथ में डेल्को के करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर के फिगर विदाउट कंसोलिडेशन दिए गए। अब आपको इसका इम्पैक्ट समझाना है। पहला, नॉन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सॉकल लिमिटेड विद डेल्को लिमिटेड से रिपोर्ट हमारी सीधे सीधे क्या होगी, तो इट विल बी क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स। तो डिस्क्लेमर तो नहीं, हम डेफिनेटली यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर से काम नहीं चलेगा, अदर मैटर से काम नहीं चलेगा। तो एडवर्स क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हर सब्सिडी के साथ कंसोलिडेट करना जरूरी है, अनलेस वो सब्सिडी एग्जाम्प्टेड है। ये सब्सिडी में एग्जाम्पशन के कोई नियम पर से नहीं लगेंगे, वो सिर्फ कब होता है इंडिया इसमें, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है जो अपनी सब्सिडीज में पैसे इन्वेस्ट कर रही है, या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, दोनों ही केस एप्लीकेबल नहीं है। आगे, what are auditors reporting responsibility with respect to corresponding figures of financial year 18-19 in the current year for the same? तो ऑडिटर अपने ओपिनियन में क्या हर पीरियड को रेफर करता है, सिर्फ करंट पीरियड को? करंट पीरियड को। वो बात अलग है कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई मिसस्टेटमेंट मिलते हैं तो फिर हम उसके ऊपर रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो शुड रेफर टू ईच पीरियड, गलत है। नीड टू रिपोर्ट ऑन करंट ईयर फाइनेंशियल्स ओनली, ये भी गलत है। शैल नॉट रेफर टू करस्पॉन्डिंग फिगर एक्सेप्ट इफ प्रीवियस period report is other than unqualified or auditor has evidence of misstatement relating to prior period which is not addressed earlier, ये सही है। no reporting responsibility on financial statement of any year other than current year, नहीं। बी में प्रॉब्लम ये है, बी बोल रहा है कि हम सिर्फ करंट ईयर फाइनेंशियल यानी कि 31 मार्च 2020 के कॉलम पे रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है, हम 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में सिर्फ हमें कोई गलती दिखती है, मिलती है, या लास्ट ईयर के ऑडिटर की रिपोर्ट क्वालिफाइड थी, तो उस केस में फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन देते हैं। चलिए, तो एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट, what is the reporting responsibility of auditor in case of prior period financial statements if they are not audited? तो हमें एक अदर मैटर देना पड़ता है और एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऑडिटेड नहीं है, और डेफिनेटली ड्यूरिंग द ईयर अगर हमें कोई मिसस्टेटमेंट मिलेंगे तो रिपोर्ट भी करना पड़ सकता है। तो नीड नॉट रिपोर्ट इन की ऑडिट मैटर, नीड टू रिपोर्ट इन अदर मैटर, ये तो सही है ही है। की ऑडिट मैटर जरूरत नहीं है देने की, ये भी ठीक है। ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस सो इट डज नॉट कंटेन्स एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसे 510 में ये भी सही है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। आप बताइए इसमें क्या डिस्क्लोज करना ज़रूरी है? ये इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट लेटर के थ्रू लेगा, या इसे ऑडिट रिपोर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में डिस्क्लोज करना पड़ेगा? तो ये सही है। नेक्स्ट, डेल्को डिसाइड्स टू गिव अ क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन करंट ईयर फॉर नॉन कंसोलिडेशन विद सॉकल लिमिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ फॉर सम अदर मैटर, फॉर सम अदर मैटर। तो अगर हम रिपोर्ट को एडवर्स दे रहे हैं तो क्या दूसरे मैटर पे हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे सकते हैं? ऑडिटर कैन नॉट। EOM paragraph on matter can be addressed if auditor opinion is neither qualified nor adverse in respect to that particular matter and matter is fundamental to users understanding of the financial statement. तो ये भी ठीक है। EOM matter on any matter can be added in auditor's report even if the report is qualified adverse, ये नहीं है सही, यानी आंसर भी होगा। मतलब क्या हुआ, हमेशा ध्यान रखना जिस मुद्दे पे आप रिपोर्ट क्वालिफाई एडवर्स दे रहे हो वो मुद्दे पे कभी भी एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं जाएगा। एम्फेसिस ऑफ मैटर शुड बी ओनली एट अ प्लेस वेर यू आर नॉट गिविंग अ क्वालिफिकेशन।
तो से फॉर एग्जाम्पल हम एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, बट देन इसके अलावा हम कोई पर्टिकुलर मैटर पे एम्फेसिस देना चाहते हैं, जैसे कि कंपनी ने इस साल एएस से इंडेस में क्या किया है, कन्वर्जन किया है, तो हम उसके ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर देना चाह रहे हैं, हम दे देंगे। उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हमारा रिपोर्ट करने को, तो हम एम्फेसिस ऑफ मैटर देंगे। अगर उसमें भी कोई गड़बड़ होती है तो फिर हम उसे एडवर्स ओपिनियन के अंतर्गत शामिल कर देते हैं। उफ्स, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज यानी इंडिविजुअल एमसीक्यूज आपको दिए गए। यहाँ पे क्वेश्चन में एनआईसी चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ऑडिटर अपॉइंट किया गया है पीएनजी के द्वारा, और उसने देखा है कि 101 लाख का ऑफिसर ने फ्रॉड कंडक्ट किया है। इसने कुछ फेक वेंडर्स परचेज के क्रिएट कर दिए और असेट रजिस्टर में इसे मेंशन नहीं किया। ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में फ्रॉड को रिपोर्ट कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of the company have asked ICI to take action against the auditor as he did not comply with his duty to report under 143(2). तो आप बताइए उसकी क्या ड्यूटी होती है? वही 2 दिन में बोर्ड को फिर ऑडिट कमेटी 45 दिन तक रुके, जवाब नहीं आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके 15 दिन में या जवाब आने के 15 दिन में रिपोर्ट करे। तो ये आपको करना पड़ेगा, ए में आएगा ये ऑप्शन, देख के दिख रहा है। Before concluding the audit, there was a difference of opinion between audit committee and auditors as to which among the following area should be taken as key audit matter area। कि audit में क्या चीज़ें हम ले सकते हैं जो basically significant एक आप कह सकते हैं significant transactions या matters during the year हुए, जहाँ पे significant judgments involve हुए, estimates लगे। तो यहाँ पे आपको उनमें से क्या दिया हुआ है, देखिए, इफेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, ये क्या हो सकता है। एरिया ऑफ हाई रिस्क एज असेस्ड एंड रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये लाइन नहीं होती तो ये भी हो सकता था। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज इन द फाइनेंशियल दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, ये भी हो सकता है। तो आंसर 1 और 3 होगा, तो ये ए हो जाएगा। चलिए अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत ही क्विकली मैं आपको बता दूंगा व्हाट आर दीज क्वेश्चंस ऑन, और क्या हमने इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेसिकली दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट ऑडिटर, और इन्होंने क्या कहा है कि एमईए कंपनी है जिसने XYZ को जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किया और एंगेजमेंट लेटर इशू किया, और एमईए को बोला भाई कि थोड़ा चेंज कर दो। तो उसने एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीज़ें दी, देखो, डिटेल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट दिया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर दिया, ठीक है, फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइड दे दिया, और फॉर्म और कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ 3 ऑडिटर दे दी। 5 मैंडेटरी चीज़ में एक चीज़ जो नहीं दी उसने, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो आगे पूछा है क्या कोई डिस्क्रिपेंसी है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, तो हम बोलेंगे हाँ, इसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन मिसिंग है, बस खत्म। सर इतनी सी आंसर में बस इतनी सी चीज़ लिखना है भाई, वो तो तुमको मालूम है लिखना क्या है। आप सबसे पहले लिखोगे कि भाई इस पर्टिकुलर केस में ऐसे 299 में ये जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है और उस केस में एंगेजमेंट लेटर लिया जाएगा, और ये जो एंगेजमेंट लेटर हम सीख करेंगे ये एंगेजमेंट लेटर ऐसे 210 के अंतर्गत आएगा, जिसके अंतर्गत मैंडेटरली रिक्वायर्ड है 5 चीज़ें होना चाहिए, जिसमें से आप इलस्ट्रेट करोगे और फिर लिखोगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन नहीं है, इसलिए ये एंगेजमेंट लेटर इनकम्प्लीट माना जाएगा। चलो बढ़िया है। अगला, ENN लिमिटेड सर्विसेज ले रहा है APP प्राइवेट लिमिटेड की फॉर पेरोल प्रोसेसिंग, यानी ये यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है। पेरोल कॉस्ट 65% है यानी मटीरियल है, और APP टाइप 2 रिपोर्ट दे रहा है जो हमें लगती है बहुत बढ़िया, जिसमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की भी बात होती है। APP ने फिर अपने काम कुछ आउटसोर्स कर दिया, यानी एक सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है SMP, पर जो टाइप 2 रिपोर्ट दी गई है वो कार्व आउट मेथड से दी गई है, तो फिर हमें SMP के लिए अलग से रिपोर्ट लगेगी या वहाँ पे अलग से प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने बोला है कि हम अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देना चाह रहे हैं और हम एक रेफरेंस दे रहे हैं सर्विस ऑडिटर के वर्क का, क्या ये चलेगा? क्योंकि CA का कहना है कि इस रेफरेंस को रिमूव करो। CA सही बोल रहा है, रेफरेंस हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन आप देते हैं तो आप सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क यूज़ किया ऐसा रेफर नहीं कर सकते, सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं, और उसके मॉडिफिकेशन में जो ओपिनियन हमारी जो रिपोर्ट हमें मिली है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे हम मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, तो हम रेफरेंस दे सकते हैं। उसमें भी लिखना पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कमी नहीं आई है। तो यहाँ पे बेसिकली काम आउटसोर्स किया है किसी और को, जिसे आउटसोर्स किया है वो व्यक्ति ने किसी और को भी किया है, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। हमारी रिपोर्ट अनक्वालिफाइड जा रही है, तो फिर हमें कहीं पर भी ये नहीं लिखना है कि हमने सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाई करके काम किया है। आपको सिंपली लिखना है कि हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके काम किया है। तो रिपोर्ट मॉडिफाई होगी 705 में और पूरा आंसर बनेगा 402 से। नेक्स्ट,
पेट्रो इज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। ओके, तो ये कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? ओन यूज के लिए। तो क्वेश्चन बेसिकली कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी का ध्यान रखना। तीन चीज़ों पे, तीन एंटिटीज़ पे कॉस्ट ऑडिट नहीं लगता। 75% से ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, या कैप्टिव प्रोडक्शन कर रहे हो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि ओन यूज़ के लिए। भले ही आपका टर्नओवर 35 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर जाए, फिर भी आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे पूछा है कि क्या कॉस्ट ऑडिट कराना है, तो आप बोलोगे एग्जम्प्ट है। रेफरेंस आप इसमें दे सकते हो रूल 3 ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स 2014 का। चलिए नेक्स्ट। एके भी एक सीए फर्म है, रिनाउंड है सीए प्रैक्टिस में पिछले 2 डेकेड से, और इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस उसने देखे। पहला, एक वेयरहाउस कंपनी का मेजर फ्लड से अफेक्ट हो गया जिससे कंपनी को लॉस हुए हैं, और मैनेजमेंट का ऐसा व्यू है कि ये मटेरियल नहीं है, हालांकि मैनेजमेंट ने इसे डिस्क्लोज किया है। तो आप चाहो तो एम्फेसिस ऑफ मटेरियल दे दो अगर ये आपको लगता है फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग है, तो इनफैक्ट यू वांट टू हाईलाइट दिस, तो आप यूएम दे सकते हो। नेक्स्ट, फ्लड के कारण कुछ रिकॉर्ड्स कंपनी के डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हालांकि इसका इफेक्ट परवेजिव नहीं है, तो इससे तो हमारी रिपोर्ट क्वालिफाइड होगी, बिकॉज दिस इज बेसिकली अ लिमिटेशन इम्पोज बाय सर्कमस्टांसेस, और ये मटेरियल है, भले ही परवेजिव नहीं है तो रिपोर्ट क्वालिफाई होगी। परवेजिव होता तो फिर हमें डिस्क्लेमर देना पड़ता। तो 705 में हम मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्कोप कॉस्ट बाय सर्कमस्टांसेस। सर आंसर में ये लिखना है क्या? आपको वो तो समझ में ही जाएगा आंसर्स किस तरह से बनाने हैं। वंस यू हैव द रेफरेंसेस, तो आप पहले ऐसे का रेफरेंस देते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रोविजन बनाएंगे, फैक्ट्स में क्या हुआ है, और उसके बेसिस पर अपना इंटरप्रिटेशन। Audit committee, corporate governance, I will mark this particular thing as important. I was saying कि एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना ही करना है, LODR से आना चाहिए, और इसमें मेजॉरिटी चांस ये है कि वो क्वेश्चन में कोई ना कोई लिमिट का इन्वॉल्वमेंट होगा। इतना बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने कि 3 ऑब्जर्वेशन हमने देखे हैं। एक ऐसी कंपनी के जो कि लिस्टेड एंटिटी है और उसके पास कोई स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स नहीं है, तो स्पेशल राइट नहीं होने के कारण नॉर्मल नियम आपके एप्लीकेबल होंगे, जिसके अंतर्गत पहला, Mr. Fine is a director and also chairman of stakeholder relationship committee, was acting as the audit committee chairman for other listed company as well as one private company। तो आप 5 से ज़्यादा कंपनीज में चेयरमैन नहीं हो सकते हो, पर ये कंपनी कौन सी मानी जाती है? लिस्टेड। और ये चेयरमैनशिप सिर्फ किसकी काउंट की जाती है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ऑडिट कमिटी। तो सब मिला के 5 है, तो ये चलेगा, प्राइवेट कंपनी को एक्सक्लूड करना होगा। तो 4 + 1 5। एनआरसी में 6 मेंबर हैं जो बाय एनुअली मिल रहे हैं। बाय एनुअली यानी 2 साल में एक बार, है ना। हाफ ईयरली और बाय एनुअल अलग अलग होता है। 1 साल में 2 बार इज हाफ ईयरली, 2 साल में एक बार इज बाय एनुअल। एनुअल मिलना जरूरी है, तो ये सही नहीं है। ऑडिटर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में जो भी उसका सर्टिफाई करने वाला बंदा है उसे रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आरएमसी में 9 डायरेक्टर हैं जिसमें से इंडिपेंडेंट की मेजॉरिटी है पर 2/3 से कम है, चलेगा क्या? ओके, 0 इंडिपेंडेंट भी चलते हैं, क्योंकि आरएमसी में अगर स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स होते हैं तो 2/3 इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, यहाँ स्पेशल राइट इक्विटी शेयर नहीं है। बैंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का आपको ऑडिट करना है, और आपने नोटिस किया है कि बैंक ने सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए हैं, तो अब आप क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई करोगे? याद रखना इसमें आपको अगर बैंक पीएमएस करती है यानी क्लाइंट के पैसे लेके उनके भी आप पे मैनेज करती है, तो कंपलसरी है कि उसके रिकॉर्ड सेपरेट मेंटेन करना है, ऐसा आरबीआई बोलता है। सेकंड, नहीं किया है तो आप उन्हें बोलो कि वो सेपरेट मेंटेन करे, क्योंकि हमें उसके ऊपर एक अलग से सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो आइडियली बैंक के इन्वेस्टमेंट 3 पार्ट में क्लासीफाई होना चाहिए। पीएमएस जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वो दे रहा है, दूसरा वो जो इन्वेस्टमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पे कर रहा है एज एन एजेंट, डीमैट अकाउंट होल्ड वगैरह करके, और तीसरा उसके खुद के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। पीएमएस के हमें अलग चाहिए, उसके बेसिस पे हम उसका ऑडिट करके सर्टिफिकेट देंगे, अगर मैनेजमेंट ना करके दे तो रिपोर्ट क्वालिफाई करना पड़ेगी। ऐसे केस में क्वालिफाई करेंगे एडवर्स तो आप मॉडिफाई लिख दीजिए, उसमें दोनों कवर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, एमपीएस एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। जनरल इंश्योरेंस कंपनी में सॉल्वेंसी मार्जिन इंपॉर्टेंट है, उसका पेडअप कैपिटल है 168 करोड़। ऑडिट के दौरान हमने देखा है कि सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन नहीं कर रहा है, और ये इशू हमने मैनेजमेंट को एस्केलेट किया है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है सिर्फ लास्ट डे पे मेंटेन करना है, बिल्कुल गलत है। सॉल्वेंसी मार्जिन आपको थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करना है। अगर नहीं मेंटेन होता है तो आपको एक प्लान आईआईडीए को देना होता है कि आप कितने समय में कैसे मेंटेन करोगे, और अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर मान लिया जाएगा कि आपकी कंपनी को कंपलसरीली वाइंडिंग अप में डाल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, तो गलत बोल रहे हैं, ये लास्ट डेट पे मेंटेन करने का क्लॉज सही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को अपने पैसे ब्रोशर छपा के उसके बिहाफ पे 6 लाख का खर्चा किया है, ये आपको क्लॉज 21A में रिपोर्ट करना होगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा। जीएसटी में आपको जीएसटी ऑडिटर अपॉइंट किया है और कंपनी ने जीएसटीआर रिटर्न जुलाई अगस्त के नहीं भरे हैं, और आपको बोला जा और जीएसटीआर 9 भी नहीं भरा है, और रामानुज को बोल रहे हैं कि भैया आपका तो नाम में ही राम है, आप भर दो हमारे लिए। हम बोलेंगे बॉस ये नहीं चलेगा,
रामानुज बोलता है कि हमारा लिमिटेशन है, हम ऑडिटर है, हम रिपोर्ट फाइल आपके रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकते, तो ये नहीं करना है सच। ये जीएसटी ऑडिट का नहीं, एक जेनरिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, APK Bank received an application from a pharma company for takeover of their outstanding term loans secured on its asset. इसके लिए APK बैंक एक ड्यू डिलिजेंस ऑडिट कराना चाहती है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ असेट। एमटीपी में भी ये क्वेश्चन था, आरटीपी में भी है, मेरी तरफ से मैं इसे 3 सितारे दूंगा। जब भी आप कोई पर्टिकुलर बैंक के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कराते हो, फिर उसका नाम इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस कुछ भी दिया जाए, वहाँ पे आपको क्या चेक करना होता है, पहले उसकी हिस्ट्री, फिर कुछ रेशियोज, फिर असेट्स और लाइबिलिटीज। असेट्स और लाइबिलिटीज में क्या चेक करते हैं बेसिकली, तो फिक्स असेट है तो कितने पुराने, मेंटेनेंस हुआ है नहीं, डेप्रिसिएशन पर आप लगाए कि नहीं, फेयर वैल्यू क्या है उसकी, आइडल कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इस तरह की चीज़ें आपको लिखना पड़ती हैं। ड्रोन चार्ट मैंने आपको मॉक टेस्ट पेपर में भी दिखाया था इसका, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखना पड़ेंगे। चलो सबसे आसान टॉपिक पे आ जाइए, प्रोफेशनल एथिक्स। सृष्टि और मिष्टी का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें दोनों ने क्या किया था, एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, सृष्टि मिष्टी एंड एसोसिएट, और बीइंग वेरी पायस यानी बहुत ही धार्मिक थी कौन, सृष्टि, तो उसने एक रिलीजियस सेरेमनी, एक हवन आयोजन किया उसके घर पे, और उसने ग्रीटिंग कार्ड्स बांट दिए, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन जोड़ दिया अपना, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड और क्लाइंट ऑफ बोथ पार्टनर। पहली बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, फॉर्म का नाम देते तो भी कोई बुराई नहीं थी, आपने डिस्ट्रीब्यूट अपने रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड, क्लाइंट को किया तो भी कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें आ गई कि आपने दोनों पार्टनर के में कर दिया। सृष्टि का अगर इवेंट था तो मिष्टी के रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड, पार्टनर्स में, इनफैक्ट पार्टनर तो चलो छोड़ दो, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना परमिटेड नहीं था, इसलिए आपको माना जाएगा सृष्टि गिल्टी है, जस्ट बिकॉज उसने अपने पार्टनर के क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव्स में भी सर्कुलेट कर दिया है। कितनी बारीक मुद्दा इन्वॉल्व था इस सवाल में। चलिए नेक्स्ट, प्रीतोष ये का बैंक में अकाउंट है, और बैंक ने उसके खाते में 2,70,000 रुपये गलती से डाल दिए। ये ऐसी भी बैंक होती है क्या, कौन सी बैंक के, बैंक का नाम ढूंढ, हम भी वहाँ खाता खुलवाएंगे। और प्रीतो ने वो 275 निकाल लिए, 5,000 उसके खुद के थे, 270 उसके खाते में गलती से क्रेडिट हो गए। बाद में बैंक ने बोला भैया ये तो ये गलती से जमा हो गए, तो देने से मना कर रहा है, तो ये अदर मिसकंडक्ट हो जाएगा। ऐसी सारी हरकतें अदर मिसकंडक्ट शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लास, सॉरी शेड्यूल 1 पार्ट 4 क्लास 2 में जाएगा। मोनी इज अ प्रैक्टिसिंग सिंस 2009 कंपनी ऑडिट में, और एडिटरशिप ऑफ कंपनी ऑडिट जर्नल ले लिए चलेगा। प्रोफेशनल जर्नल की एडिटरशिप आप ले सकते हो विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ परमिशन, यू डोंट इवन नीड अ स्पेशल परमिशन फॉर इट। शॉर्ट नोट सैम्पल सिलेक्शन बाय रिव्यूअर, आप बेसिकली क्या कर सकते हो, उससे इन्फॉर्मेशन मांगोगे, उसके बेसिस पे आपको पूरे जितने उसने असाइनमेंट हैंडल किए हैं, क्लाइंट के नाम क्या, फीस चार्ज करिए, ये प्रैक्टिस यूनिट देता है, उससे 15 दिन के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोई और इन्फॉर्मेशन मांगना है तो वो भी मांग सकते हो, और फिर वहाँ जाके ऑन साइड उसका रिव्यू कर सकते हो। फ्रॉड्स का क्लासिफिकेशन एनबीएफसी का 7 तरह का होता है, वो फॉर्जरी के चोरी चकारी तरह के, आपने कोई चीटिंग के फ्रॉड्स किए हैं, फॉर्जरी के फ्रॉड्स किए हैं, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, इस तरह के आपके 7 क्लासिफिकेशन होते हैं। रिस्क बेस्ड ऑडिट के स्टेप्स क्या होते हैं, तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट है आपके कोर्स में रिस्क बेस्ड ऑडिट का, जो कि मोरलेस सिमिलर लाइंस पे चलता है। पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं, एंड देन कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान क्या होता है, 3 चीज़ें, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये आपका बहुत ही फटाफट तरीके से रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर नवंबर 2020 क्लियर हो जाता है। आई एम श्योर द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टेक यू थ्रू वन आफ्टर द अदर ऑल द आंसर। द ऑब्जेक्टिव अभी ये है कि ये क्वेश्चन आया तो इसमें ये वाले पॉइंट जाएंगे, अब उसका अंदर कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग जाएगा वो आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी की 2 RTPs प्रीवियस अटेम्प्ट की, विच इज May 20 एंड November 19 इज ऑल्सो समथिंग विच आई टेक अप इन द अदर वीडियोज। थैंक यू।